हेलो एवरीवन, माय नेम इज मानसी भारद्वाज एंड आज हम करेंगे वर्क एनर्जी एंड पावर का लेक्चर नंबर 5। प्रीवियस लेक्चर में हमने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी किया था। आज का टॉपिक हमारा है पावर। देखो पावर क्या होता है। सिंपली पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन बाय टाइम, यानी कितने टाइम इंटरवल के दौरान हमने वर्क किया है, कितने टाइम में हमने कितना वर्क किया है, तो वो हमारी क्या होती है, पावर। तो बाय डेफिनेशन देखें, पावर इज डिफाइंड power is defined as the time rate at which work is done यानी टाइम, कितने टाइम इंटरवल में हमने कितना वर्क किया, तो वो हमारी क्या होती है, पावर। पावर में दो टर्म्स आती हैं, एक तो होती है एवरेज पावर और एक आती है इंस्टेंटेनियस पावर। एवरेज पावर एंड इंस्टेंटेनियस पावर नंबर वाइज पढ़ेंगे। पहले आती है एवरेज पावर। एवरेज पावर क्या होती है? एवरेज पावर तो सिंपल जो पावर का फॉर्मूला होता है, सेम रेशियो ऑफ वर्क एंड टाइम, वही एवरेज पावर होती है। पी एवरेज इज इक्वल टू डब्ल्यू बाय टी, यानी वर्क डन बाय टाइम। ठीक है, ये होती है एवरेज पावर, रेशियो ऑफ वर्क एंड टाइम, सिंपल। उसके बाद जो आती है इंस्टेंटेनियस, जो पी इंस्टेंटेनियस, जो एवरेज पावर इंस्टेंटेनियस जो होती है, ये वो क्या होती है कि लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एवरेज पावर, जो एवरेज पावर की लिमिटिंग वैल्यू, या हम उसको ऐसे कह सकते हैं कि उसमें जो टाइम इंटरवल है वो जीरो को अप्रोच कर जाए, तो वो कौन सी होगी, पी इंस्टेंटेनियस। तो द इंस्टेंटेनियस पावर इज डिफाइंड, इंस्टेंटेनियस पावर इज डिफाइंड as the limiting value of average power, limiting value of average power, या हम ऐसे कह सकते हैं कि जो टाइम इंटरवल है वो जीरो को अप्रोच कर जाए, या एज टाइम इंटरवल अप्रोचेज टू जीरो, टाइम इंटरवल अप्रोचेज टू जीरो, यानी जो टाइम इंटरवल है अगर वो जीरो को अप्रोच कर जाए, यानी इसको हम कैसे लिख सकते हैं, P इज इक्वल टू जो डी डब्ल्यू बाय डी टी, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। जो हो गया टाइम, जो स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए डेरिवेटिव में चेंज हो जाता है डेल, तो ये हो जाएगा P इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू डी डब्ल्यू बाय डी टी फॉर ए स्मॉल टाइम इंटरवल के, यानी जब अप्रोच जीरो को कर गया। ठीक है, तो एवरेज जो जो इंस्टेंटेनियस पावर है उसको हम एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। ये जो फॉर्मूला है, इसका एक और फॉर्मूला होता है इंस्टेंटेनियस पावर का। जो वर्क डन होता है वो क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये होता है वर्क डन। ठीक है, ये वर्क डन होता है। इंस्टेंटेनियस पावर को हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, P इज इक्वल टू, देखो अब जो पावर का फॉर्मूला होता है डी डब्ल्यू बाई डी टी। ठीक है, तो जो W जो वर्क डन होता है F डॉट डी आर होता है, यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं F डॉट डी आर बाय डी टी, ऐसे लिख सकते हैं डी डब्ल्यू इज इक्वल टू F डॉट डी आर और बाय डी टी। ठीक है, क्योंकि वर्क डन बाय टाइम, डी डब्ल्यू बाई डी टी, तो ये डी टी हो गया, ये ऊपर वाला वर्क हो गया, तो F डॉट डी आर। अब डी आर बाई डी टी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम क्या होता है, वेलोसिटी, तो F डॉट वी। तो एक टाइप से जो P इंस्टेंटेनियस है, P इंस्टेंटेनियस का फॉर्मूला क्या हो सकता है, जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला F डॉट वी, जो ये फॉर्मूला होता है ये न्यूमेरिकल में यूज होता है F डॉट वी, फोर्स इनटू वेलोसिटी, P इंस्टेंटेनियस का फॉर्मूला ये। ठीक है, अब देखो जो पावर होती है वो जो एनर्जी और जो वर्क स्केलर क्वांटिटी, उसकी तरह पावर भी क्या होती है, एक स्केलर क्वांटिटी, यानी सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती। तो P इज ए स्केलर क्वांटिटी और इसके डायमेंशंस होते हैं, डायमेंशंस ऑफ पावर
फॉर्मूले से देखेंगे, P इज इक्वल टू W/T होती है, W/T। वर्क का डायमेंशंस क्या होता है, जो एनर्जी का होता है M1 L2 एंड T माइनस 2/T है, तो इसका क्या आ जाएगा M1 L2 एंड ये आ जाएगा T माइनस 3। तो ये हो गया पावर का डायमेंशंस। उसके बाद जो SI यूनिट होती है पावर की, SI यूनिट ऑफ पावर इज वाट, क्या होती है वाट, जिसमें जो पावर होती है उसको हम वाट से डिनोट करते हैं यानी W से, ठीक है, W उसका सिंबल है वाट का। उसके बाद पावर की एक और यूनिट होती है, अनदर यूनिट ऑफ पावर इज, अनदर यूनिट ऑफ पावर इज हॉर्स पावर। जो हॉर्स पावर होती है वो भी एक पावर की ही एक दूसरी यूनिट होती है। 1 हॉर्स पावर में 746 वाट होते हैं। जो ये यूनिट होती है हॉर्स पावर, ये लगभग जो मोटर बाइक होती है या फिर जो ऑटोमोबाइल की जो शॉप होती हैं उनमें ये यूनिट यूज की जाती है। जो नॉर्मली हम नॉर्मली जो हम यूज करते हैं वो सिर्फ वाट ही होती है। और जो हॉर्स पावर जो ये यूनिट है, ये जो ऑटोमोबाइल एंड जो मोटर बाइक्स की शॉप है उनमें यूज की जाती है। और इसमें एक और टर्म आती है कि 1 किलोवाट आवर। अब देखो ये क्या होता है 1 किलोवाट आवर, ठीक है। मान लिया हमसे कहा जाए कि 100 वाट का बल्ब है, ठीक है, 100 वाट का बल्ब है और वो 10 आवर्स तक ग्लो करता है, ठीक है, 10 आवर्स तक ग्लो करता है और 100 वाट का जो है बल्ब है, ठीक है। अब इसमें पूछा जाए कि इसमें कितने किलोवाट आवर्स होंगी, यानी किलोवाट आवर्स क्या होती है, एक एनर्जी की यूनिट होती है, ये पावर की यूनिट नहीं होती। किलोवाट आवर इज द यूनिट ऑफ एनर्जी नॉट ए पावर। तो इसमें ये पूछा जाए कि कितना किलोवाट जो एनर्जी किलोवाट आवर से जो कितनी एनर्जी करेगा ये, तो उसके लिए मान लिया, तो देखो 100 वाट का बल्ब है, 10 आवर्स तक वो ग्लो कर रहा है, ठीक है। 100 वाट का, इसको मैं ऐसे लिख देते, 100 वाट का बल्ब है और 10 आवर्स तक वो ग्लो कर रहा है, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 1000 वाट आवर्स, ऐसे लिखेंगे इसको 1000। अब ये क्या है, जो 1000 है ये 1 किलो हो गया, तो 1 किलो वाट आवर्स, ये हो गया 1 किलो वाट आवर्स। अब 1 किलो को हम कैसे लिख सकते हैं, 10⁻³ किलो को, ठीक है। और किलो वाट आवर्स को वाट में चेंज किया तो 10⁻³ वाट, और जो आवर्स है उसको हम सेकंड में चेंज करेंगे इनटू 10⁻, क्योंकि जो 1 मिनट में कितनी होती है 60 सेकंड होती है, ठीक है। तो 60 मिनट में कितनी सेकंड होगी 360, ठीक है, 3600 इसमें सेकंड हो गई। किलोवाट से हमने वाट में चेंज किया है और जो आवर्स है उससे सेकंड में चेंज किया, ये हो गया। और जब इसको करेंगे तो 3.6 इंटू 10⁻6 जूल, यानी 1 किलोवाट आवर के अंदर 3.6 इंटू 10⁻6 जूल एनर्जी होती है। यानी ये जो बल्ब है ये कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा, 3.6 इंटू 3.6 इंटू 10⁻6 जूल, ठीक है। तो 1 किलोवाट आवर में कितनी एनर्जी होती है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। अब देखो जो ये एनर्जी होती है 1 किलोवाट आवर्स, इसका यूज कहाँ किया जाता है, जो हमारे इलेक्ट्रिसिटी बिल आते हैं इनमें जो यूनिट आती है वो किलोवाट आवर्स में ही आती है। यानी जो किलोवाट आवर्स जो ये यूनिट है जो इलेक्ट्रिसिटी बिल में यूज होती है, वो जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी जो बिल में जो रीडिंग आती है वो किलोवाट आवर्स में आती है, ठीक है। तो जो ये यूनिट है ये इलेक्ट्रिसिटी बिल में यूज की जाती है। अब देखो जो पावर का फॉर्मूला था P = F.V, इसके बेस पे एक क्वेश्चन है, एन एलिवेटर कैन कैरी ए मैक्सिमम लोड ऑफ 1800 किलोग्राम
एलिवेटर प्लस पैसेंजर जो है उनका मिक्स वेट है ये, ठीक है। इज मूविंग अप विद ए कांस्टेंट स्पीड 2 मीटर पर सेकंड, उनकी स्पीड कितनी है 2 मीटर पर सेकंड है। फ्रिक्शनल फोर्स जो है मोशन को अपोज कर रहा है कितने फोर्स से, 4000 न्यूटन के फोर्स से। हमें क्या डिटरमाइन करना है कि कितनी मिनिमम पावर होगी मोटर की, जो इलेवेटर मोटर की, इन वाट में चेक करनी है, ठीक है। तो देखो, तो जब देखो इलेवेटर है और जो पैसेंजर है, जब इलेवेटर नीचे की ओर जाएगा, जब इलेवेटर नीचे की ओर जा रहा है और उनका मास कितना है 1800 किलोग्राम। अब इलेवेटर जो नीचे की ओर जाएगी, ठीक है, तो क्या होगा, उनके अंडर एक ग्रेविटी वर्क करेगी, ठीक है। एक तो ग्रेविटी वर्क करेगी और दूसरा क्या कहा इसने कि जो मोशन को ओपोज करेगा फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। जब जैसे जो इलेवेटर नीचे की ओर आएगा उसके ओपोजिट एक अनदर फोर्स लगेगा, वो कौन सा फोर्स होगा, फ्रिक्शनल फोर्स, क्योंकि क्वेश्चन में ही गिवन है कि जो फ्रिक्शनल फोर्स है ओपोज करेगा मोशन को कितने न्यूटन फोर्स से, 4000 न्यूटन फोर्स से, ठीक है। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, द डाउनवर्ड फोर्स ऑन द इलेवेटर, यानी जो डाउनवर्ड फोर्स होगा इलेवेटर पे वो क्या होगा, F इज इक्वल टू mg, क्योंकि एक तो ग्रेविटी के अंडर वर्क करेगा प्लस एक फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट कर रहा होगा उनके ऊपर, उनकी मोशन को ओपोज करने के लिए फ्रिक्शनल फोर्स। तो mg, m कितना है 1800 प्लस इंटू g 10 प्लस जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो कितने न्यूटन का है 4000 न्यूटन। तो ये कितना आ जाएगा 18,000 प्लस 4000, तो ये कितना आ जाएगा 22,000, ये आ जाएगा न्यूटन। इतने न्यूटन फोर्स आया ये, ठीक है। उसके बाद फोर्स के बाद हमें क्या निकालनी है, पावर, मिनिमम पावर डिलीवर्ड बाय द मोटर ऑफ द इलेवेटर, मिनिमम पावर निकालनी है। तो पावर का फॉर्मूला क्या है, P इज इक्वल टू एफ डॉट वी। ये देखो ये फॉर्मूला कब यूज होगा, जब पावर में हमें ना तो, अगर मान लिया हमें सिर्फ क्या दे रखा हो, वेलोसिटी यानी उसकी स्पीड गिवन हो और फोर्स गिवन हो, उसमें जो वर्क डन हो बाय टाइम ना गिवन हो और पावर निकालनी हो, तो P इज इक्वल टू एफ डॉट वी, ये फॉर्मूला यूज होगा। इसमें पावर, इसमें जो फोर्स है वो कितना है 22,000 न्यूटन इंटू, और जो वेलोसिटी यानी जो स्पीड है उसकी कितनी थी 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड कितना आ जाएगी इसकी 44,000 पावर थी, तो वाट ये आ जाएगी, ठीक है। इसको हॉर्स पावर में चेंज कर सकते हैं हम, इसका अगर इसको हॉर्स पावर में चेंज करें तो 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है 746 वाट के इक्वल। तो 746 के वाट के इक्वल इसको जब सॉल्व करेंगे तो लगभग ये 49 हॉर्स पावर में इसका आंसर आएगा, ठीक है। 49 हॉर्स पावर के लगभग इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो जो ये फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू एफ डॉट वी, ये ऐसे केस में यूज होगा जिसमें हमें फोर्स और स्पीड गिवन हो इलेवेटर की या किसी भी ऑब्जेक्ट की, ठीक है। अब देखो पावर के बाद हम बात करते हैं कोलिजन पर। कोलिजन क्या होता है, कोलिजन एक टाइप से ऐसा प्रोसेस होता है जिनमें कुछ फिजिकल क्वांटिटी फिजिकल प्रोसेस में के होने के बाद भी कांस्टेंट रहती है, ठीक है। कोलिजन देखो, अब कोलिजन जो होते हैं वो 2 टाइप से होते हैं, एक तो होता है इलास्टिक कोलिजन और दूसरा होता है इन इलास्टिक कोलिजन, ठीक है। जो कोलिजन होंगे वो 2 टाइप के होंगे, ठीक है। पहले हम बात करेंगे इलास्टिक कोलिजन पर, ठीक है। तो देखो जो किसी भी टाइप का कोलिजन हो उसमें जो हमेशा मोमेंटम है वो हमेशा कंजर्व रहता है, चाहे किसी भी टाइप का कोलिजन हो, ठीक है। तो पहले इलास्टिक कोलिजन पर बात करते हैं। इलास्टिक कोलिजन क्या होता है, इलास्टिक कोलिजन एक ऐसा कोलिजन होता है जिसमें ना तो काइनेटिक एनर्जी चेंज होती और ना ही मोमेंटम चेंज होता, ठीक है। देखो बाय डेफिनेशन देखते हैं, एन इलास्टिक कोलिजन is a collision in which
there is no net loss in kinetic energy in the system and not in momentum। ठीक है, ना तो इसमें काइनेटिक एनर्जी का लॉस होता, ना ही इसमें मोमेंटम का लॉस होता। तो ये कौन सा होता है? इलास्टिक कोलिजन। ठीक है, इसका एक एग्जांपल क्या हो सकता है? देखो, जैसे हम बाल को फ्लोर पे हिट करते हैं, ठीक है, वो कुछ सेकंड पे हिट, कितने बिल्कुल कम टाइम पे हिट करके वो वापस हमारे हैंड में आ जाती है। तो वो कैसा कोलिजन है? एक टाइप से इलास्टिक कोलिजन। ठीक है, क्योंकि देखो, जब हमने बॉल को हिट किया ग्राउंड में तो क्या हुआ, ना तो उसकी, जब हमने जिस काइनेटिक एनर्जी से उसको हमने फेंका था, सेम उसी काइनेटिक एनर्जी से वो वापस हमारे हैंड में आ गई। ना तो उसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज आया और ना ही उसके मोमेंटम में चेंज आया। ठीक है, तो इस टाइप के जो कोलिजन होते हैं वो कौन से होते हैं? इलास्टिक कोलिजन। इसका एक एग्जांपल है, हिट्स द बॉल ऑन द फ्लोर। इसका एक एग्जांपल है इलास्टिक कोलिजन का। ठीक है, इसमें एक नोट, काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड एंड ऑल्सो मोमेंटम इज कंजर्व्ड। सेकेंड इज मोमेंटम इज कंजर्व्ड। अब इसको मैथमेटिकली कैसे करेंगे? मैथमेटिकली देखते हैं कैसे। अब जो इलास्टिक कोलिजन होता है उसमें भी दो टाइप आ जाते हैं। एक तो होता है हेड ऑन हेड कोलिजन, हेड ऑन हेड कोलिजन, और एक आता है ओब्लिक कोलिजन। अब ये क्या होते हैं? सेकंड इज ओब्लिक कोलिजन, ये इलास्टिक कोलिजन का ही पार्ट है, ओब्लिक कोलिजन। अब देखो, हेड ऑन हेड कोलिजन क्या होता है, जो ओब्लिक कोलिजन वो क्या होता है? हेड ऑन हेड कोलिजन क्या होता है? मान लिया ये जो दो बाल हैं, ठीक है, इसकी स्पीड मान लिया u है, इसकी स्पीड u1 और u2 है मान लिया, इन दोनों की। ठीक है, जब ये इसको हिट करेगा, मान लिया जब ये इसको टकराएगा, कोलिजन करेगा इसके साथ, तो ये जब, मतलब मान लिया जब फेस टू फेस जब इनका क्या होता है? कोलिजन, तो वो एक टाइप से क्या होता है? हेड ऑन हेड कोलिजन। या हम ऐसे मान सकते हैं कि जब मान लिया दो कार है वो सामने से आ रही है, ठीक है, और उनका अगर फेस टू फेस कोलिजन होता है तो वो कौन सा होता है? हेड ऑन हेड कोलिजन, हेड ऑन हेड कोलिजन, हेड कोलिजन। और इसी में एक एग्जांपल मान ले कि मान लिया अगर एक कार दूसरी कार के साइड से जा रही है और अगर मान लिया उनके मिरर में ही कोलिजन हो जाए, ठीक है, तो वो कौन सा होता है? ओब्लिक कोलिजन। यानी जो कोलिजन साइड से होता है, ठीक है, वो होता है ओब्लिक कोलिजन। और हेड ऑन हेड कोलिजन होता है फेस टू फेस जो कोलिजन होता है, और ओब्लिक कोलिजन जो साइड से होता है वो होता है ओब्लिक कोलिजन। ठीक है, जैसे मान लिया ये है एक बॉल और मान लिया एक बॉल ये, ठीक है, ये इस तरफ जा रही है, ये इस तरफ आ रही है, मान लिया इनका कोलिजन होगा इस टाइप से। ठीक है, तो ये होगा ओब्लिक कोलिजन, ये होता है ओब्लिक कोलिजन। ठीक है, अब जो इलास्टिक कोलिजन है उसका मैथमेटिकली जो रिलेशन होता है वो प्रूव करते हैं। देखो, मान लिया ये कोई बॉल है जिसका मास m1 है, ठीक है, ये सेकंड बॉल है जिसका मास m2 है। इसकी स्पीड क्या मान ली? u1 इनिशियल और इसकी u2। ठीक है, तो क्या हुआ जब इसने इसको कोलाइड किया, ठीक है, जब इसने इसको कोलिजन हुआ इनके बीच में, तो इनकी शेप मान लिया कुछ इस टाइप से हुई, मान लिया डिफॉर्म हुई थोड़ी सी, कुछ शेप तो डिफॉर्म होगी, और डिफॉर्म होने के बाद वापस ये अपनी उसी शेप में आ गई। ठीक है, m1 और m2, और इनकी स्पीड, इसकी मान लिया फाइनल होगी v1 और इसकी फाइनल हो गई v2। ठीक है, अब देखो, जो इलास्टिक कोलिजन होता है शुरू में इनके बीच में जो काइनेटिक एनर्जी होती है, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी शुरू में इनका जो मोमेंटम, देखो मोमेंटम इसमें जब कोलिजन नहीं हुआ था, ये है बिफोर कोलिजन। ठीक है, बिफोर कोलिजन, कोलिजन होने से पहले एंड आफ्टर कोलिजन, एंड कोलिजन होने के बाद।
ठीक है। अब देखो इनमें मोमेंटम कैसे चेंज होगा। अब देखो जब तक उनमें कोलिजन नहीं हुआ था, बिफोर कोलिजन, कोलिजन होने से पहले ये जो दो बाल हैं, जब इनमें कोलिजन हुआ, यानी कोलिजन हुआ तो क्या हुआ, बॉडी क्या हुई, कुछ डिफॉर्म हुई, दोनों बॉल्स में कुछ डिफॉर्मेशन आया। ठीक है, जब इनके बीच में डिफॉर्मेशन आया तब भी उनका मोमेंटम क्या था, जो इनिशियली था। डिफॉर्म होने के बाद भी सेम मोमेंटम था, और डिफॉर्म होने के बाद यानी आफ्टर कोलिजन, जब कोलिजन हुआ उसके बाद भी उनका मोमेंटम क्या था, सेम था। तो हम मोमेंटम को ऐसे नहीं कहेंगे कि मोमेंटम जो है कंजर्व रहेगा, तो मोमेंटम में क्या कहेंगे, मोमेंटम इज कंजर्व थ्रू आउट द सिस्टम, यानी पूरे के पूरे सिस्टम के अंदर हमारा जो मोमेंटम था वो कंजर्व था। यानी यहाँ पे भी जब ये बॉडी डिफॉर्म हो रही थी, ये डिफॉर्मेशन हुई यहाँ पे बॉडी का, जब बॉडी डिफॉर्म हुई यहां पर भी मोमेंटम जो था वो क्या था, कंजर्व। तो मोमेंटम जो है ऑफ सिस्टम का, मोमेंटम ऑफ सिस्टम रिमेन कंजर्व थ्रू आउट इलास्टिक कोलिजन, रिमेन कंजर्व्ड थ्रू आउट द सिस्टम, यानी पूरे के पूरे सिस्टम के अंदर जो मोमेंटम है वो क्या रहा, कंजर्व्ड। ठीक है, तो इसको हम सिंपल ऐसे नहीं कहेंगे कि मोमेंटम कंजर्व था, इसको ऐसे कहेंगे मोमेंटम इज कंजर्व थ्रू आउट द सिस्टम। ठीक है, ये इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन है मोमेंटम की। और सेकंड पॉइंट इसमें क्या होगा कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल। अब इसको सिर्फ ये कैसे माना, अब देखो काइनेटिक एनर्जी के केस में ये क्यों नहीं हुआ कि थ्रू आउट द सिस्टम, काइनेटिक एनर्जी थ्रू पूरे के पूरे सिस्टम में कंजर्व नहीं रहती। देखो जब हमने शुरू किया था कोलिजन होने से पहले काइनेटिक एनर्जी थी, जब ये इनका क्या हुआ, कोलिजन हुआ। अब देखो जब कोलिजन हुआ तो इनमें कुछ डिफॉर्मेशन आया, अब इस डिफॉर्मेशन में कुछ ना कुछ एनर्जी तो यूज हुई है। ठीक है, ठीक है, तो इस डिफॉर्मेशन में कुछ एनर्जी यूज हुई और उसके बाद वापस अपनी उसी शेप में आ गई, यानी वापस, यानी यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी है वो सेम नहीं थी, जो यहाँ पे थी वो यहाँ पे थी, वो ये दोनों सेम थी, इनिशियल और फाइनल। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं थी, इसलिए जो काइनेटिक एनर्जी के केस में थ्रू आउट द सिस्टम नहीं बोला गया। ठीक है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे आके कुछ चेंज हुई थी। ठीक है, अब देखो पहले मोमेंटम का केस लगा रहे हैं। ठीक है, m1 पहले मोमेंटम कंजर्व्ड, मोमेंटम कंजर्वेशन का केस लगाएंगे, मोमेंटम कंजर्वेशन। ठीक है, पी आई इज इक्वल टू पी एफ, यानी इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम थ्रू आउट द सिस्टम लिखेंगे। ठीक है, अब m1 u1 देखो, m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू, फाइनल क्या आया, m1 v1 प्लस m2 v2, ये आ गई फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, सेकंड लगाएंगे, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल, सेकंड लगाएंगे। ठीक है, तो 1/2 m1 u1 का स्क्वायर प्लस 1/2 m2 u2 का स्क्वायर, m1 u1 का स्क्वायर m2 u2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 m1 v1 का स्क्वायर, ये v1 हो गया, m1 v1 प्लस 1/2 m2 v2 का स्क्वायर, ये इक्वेशन आ गई सेकंड। अब इक्वेशन फर्स्ट से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से क्या करेंगे, m1 वाली टर्म को इस साइड ले आते हैं, तो m1 यहाँ से ये u1 और माइनस ये इस तरफ आएगा तो v1 आ जाएगा, v1 u1 माइनस v1। ठीक है, इज इक्वल टू m2, ये m2 वाली v2 और माइनस ये उस तरफ जाएगा तो u2। ठीक है, ये इक्वेशन आ गई थर्ड, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन से ली। अब फ्रॉम किससे लेते हैं, फ्रॉम सेकंड इक्वेशन, फ्रॉम सेकंड इक्वेशन से लेते हैं। सेम m1 वाली टर्म इस साइड, यानी 1/2 m1 u1 का स्क्वायर माइनस
v1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 ये m2 v2 का स्क्वायर माइनस u2 का स्क्वायर। ठीक है, 1/2 से 1/2 की टर्म हट जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ से ये आ गया m1 u1 का स्क्वायर v1 का स्क्वायर इज इक्वल टू m2 v2 का स्क्वायर माइनस u2 का स्क्वायर। ये आ गई इक्वेशन नंबर 4। अब इक्वेशन 4 को डिवाइड कर देते हैं इक्वेशन 3 से। डिवाइड इक्वेशन 4 बाय 3 से इसको डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो जब इसको डिवाइड करेंगे तो m1 u1 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर इज इक्वल टू m2 v2 का स्क्वायर माइनस u2 का स्क्वायर। और इसको इससे डिवाइड करेंगे m1 u1 माइनस v1 बाय m2 v2 माइनस u2, इससे डिवाइड कर दिया। अब इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल। अब ये क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये भी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। जो माइनस वाली टर्म आएगी यानी u1 माइनस v1 आएगी, उससे एक कैंसिल हो जाएगा, यानी यहाँ से हमारे सिर्फ क्या बचेगा, u1 प्लस v1। ये यहाँ से ये बचेगा और यहाँ से क्या बचेगा, v2 प्लस u2। ठीक है, ये आ जाएगा। अब u1 वाली टर्म ले जाते हैं इस तरफ, u1 माइनस u2 इज इक्वल टू v2 माइनस v1। ये आई यहाँ से u1 माइनस u2 इज इक्वल टू v2 माइनस v1। ठीक है, ये इक्वेशन आई। अब जो ये इक्वेशन है इनको क्या बोलते हैं, इस जो ये वाली टर्म है इसको क्या बोलेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोलिजन। देखो कोलिजन से पहले रिलेटिव वेलोसिटी, और ये रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन। ठीक है, और ये किसके लिए, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। ये जो कोलिजन हुआ ये परफेक्टली इलास्टिक हुआ था, तभी तो जो बॉडी है वो बाद में डिफॉर्म होके भी अपनी उसी शेप में आ गई, यानी परफेक्टली इलास्टिक था। ठीक है, तो u1 क्या हुई, जो रिलेटिव वेलोसिटी थी बिफोर कोलिजन एंड रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन, या इनको कैसे, इसको क्या कहते हैं, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, इसको बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। और इसको क्या बोलते हैं, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। ये जो फॉर्मूला होता है इलास्टिक कोलिजन में, ये फॉर्मूला आता है u1 माइनस u2 इज इक्वल टू v2 माइनस v1। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। ठीक है, अब देखो जो इलास्टिक कोलिजन है उसके बेस पे एक न्यूमेरिकल है। मान लिया एक मास है 2 किलोग्राम का जिसकी स्पीड 5 मीटर पर सेकंड है। सेकंड है 3 किलोग्राम का जिसकी स्पीड कितनी है, 2 मीटर पर सेकंड। कोलिजन होने के बाद इनकी स्पीड v1 एंड v2 है, फाइंड करनी है आफ्टर कोलिजन v1 एंड v2। ठीक है, तो सेम वही फॉर्मूला लगाएंगे, क्या, m1 u1, पहले कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का यूज करेंगे, बाद में जो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ जो अलग अलग आई थी, बाद में वो फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, तो पहले मोमेंटम कंजर्व का, तो m1 u1 प्लस m2 u2, पहले मोमेंटम का जो फॉर्मूला होता है कंजर्व का वो यूज करेंगे, इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। ठीक है, तो m1 कितना है 2 और u1 कितना है इंटू 5, प्लस m2 कितना है 3 और u2 कितना है 2 इज इक्वल टू m1 कितना है 5 v1 प्लस 3 v2। ठीक है, यहाँ से 10 प्लस 6 इज इक्वल टू 5 v1 प्लस 3 v2, तो 16 इज इक्वल टू 5 v1 प्लस 3 v2। ये आ गई इक्वेशन फर्स्ट। उसके बाद वो फॉर्मूला यूज करेंगे जो वो आया था, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। वो क्या था, u1 माइनस u2 इज इक्वल टू v2 माइनस v1।
ये फॉर्मूला था ना, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन का, तो सेकंड फॉर्मूला ये यूज करेंगे। तो u1 माइनस u2, u1 कितना है 5 माइनस 2 इज इक्वल टू v2 माइनस v1, तो 3 इज इक्वल टू v2 माइनस v1। ये आ गई इक्वेशन सेकेंड। फर्स्ट और ये वाली इक्वेशन आई 5v1 प्लस 3v2 इज इक्वल टू 16, एंड ये इक्वेशन आई v2 माइनस v1 इज इक्वल टू 3। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मान लिया इसको इक्वेशन थर्ड नाम देते हैं, इसको फोर्थ। मल्टीप्लाई इक्वेशन 4 बाय 3, जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी, जब इक्वेशन 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से 5v1 आ जाएगा, तो 5v1 प्लस 3v2 इज इक्वल टू 16, इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 5v1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 15। यहाँ से क्या हो जाएगा, ये टर्म कैंसिल, 5 आ जाएगी, ये वाली टर्म कैंसिल, तो यहाँ से 8v2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 31, और v2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 31/8। इसकी वैल्यू हम v1 निकालने के लिए इसमें रख सकते हैं, किसी भी एक इक्वेशन में रख देंगे, ठीक है। इसमें रख देंगे v1 की वैल्यू, v2 की वैल्यू, तो यहाँ से क्या आ जाएगा v1, किसी भी इक्वेशन में रख दे तो ये आ जाएगी v1, ठीक है। तो इस टाइप से जो इलास्टिक कोलिजन है, जो हमने फॉर्मूला निकाला है, ये u1 माइनस u2 इज इक्वल टू v2 माइनस v1, ये जो फॉर्मूला है वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, ये जो इलास्टिक कोलिजन के न्यूमेरिकल है, इसी फॉर्मूले से सोल्व होगी, ठीक है। अब देखो, इसमें एक टर्म आती है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। अब ये टर्म क्या होती है, जो ये इसको हम ई से डिनोट करते हैं। जब कोफिशिएंट ऑफ जो रेस्टिट्यूशन होता है, ये हमें क्या बताती है कि किस टाइप का कोलिजन है, यानी टाइप ऑफ कोलिजन, टाइप ऑफ कोलिजन, ये हमें यही बताती है कि किस टाइप का कोलिजन हो रहा है, ठीक है। तो E इज इक्वल टू, इसके पास कोई यूनिट नहीं होती, इसकी कोई यूनिट नहीं होती E की, E इज इक्वल टू वेलोसिटी, पहले इलास्टिक कोलिजन के लिए देखते हैं, V इज इक्वल टू, E इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, क्योंकि देखो इसमें जो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन है और जो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है, वो दोनों क्या है, इक्वल। अब वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और वेलोसिटी और जो अप्रोच है वो अगर इक्वल है, तो हम इनको ऐसे लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू ई, ठीक है। इसका मतलब जो ई की वैल्यू आई फॉर इलास्टिक कोलिजन के लिए, क्योंकि इन्हीं में जो है इज इक्वल टू किसके इक्वल आई 1 के, क्योंकि इसमें इलास्टिक कोलिजन की वैल्यू ई 1 के इक्वल क्यों आई, क्योंकि जो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन है वो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच के इक्वल है, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच अगर इसको इस साइड लेके जाएंगे, मान ले, तो दोनों इक्वल हुए, यानी ई इज इक्वल टू किसके इक्वल आएगा 1 के। तो जो ई की वैल्यू होती है, यानी जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू होती है फॉर एन इलास्टिक कोलिजन, क्योंकि हमारा क्या है परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, उसके लिए क्या होगी 1, ठीक है। तो जो कोफिशिएंट ऑफ जो रेस्टिट्यूशन है इलास्टिक कोलिजन के लिए, उसकी वैल्यू क्या होती है 1। अब आता है इलास्टिक के बाद सेकंड इन इलास्टिक कोलिजन, ठीक है। इन इलास्टिक कोलिजन क्या होता है, इज द कोलिजन इन विच काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व, इन विच, जिसमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होती, काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड। इसका क्या एग्जाम्पल हो सकता है जिसमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होती, वो होती है इनइलास्टिक कोलिजन। इसका एक एग्जाम्पल होता है, जैसे हम बॉल को अगर क्ले में फेंके, यानी जो मिट्टी का ढेर हो, मान लिया अगर बॉल को उसमें हम हिट करें, ठीक है, तो वापस हमारे पास नहीं आएगी, ठीक है, उसी में क्या हो जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इनइलास्टिक कोलिजन, जिसमें काइनेटिक एनर्जी का चेंज, यानी काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगी, तो उसकी जो इनिशियल, इसमें एक केस होता है कि जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होती है वो फाइनल काइनेटिक एनर्जी की इक्वल आती है। इसका एग्जांपल देखो, हिट द बॉल इन क्ले, ठीक है, जो मिट्टी के ढेर में अगर बॉल को फेंके, तो एक इनइलास्टिक का एग्जांपल है।
ठीक है। तो मोमेंटम तो हमेशा कंजर्व रहता है, चाहे कोलिजन कैसा भी टाइप का हो, लेकिन काइनेटिक एनर्जी इनइलास्टिक कोलिजन के अंदर कंजर्व्ड नहीं रहती। तो इसमें फर्स्ट केस क्या होगा कि मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व्ड, मोमेंटम तो हमेशा कंजर्व रहता ही है, मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व्ड। ठीक है। और सेकंड केस इसमें आएगा कि जो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल है वो हमेशा ग्रेटर देन होगी किससे, काइनेटिक एनर्जी फाइनल। मतलब हम ऐसे लगा सकते हैं कि बॉल जब हमने क्ले के अंदर फेंकी तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कुछ थी, लेकिन क्ले के अंदर जाने के बाद उसकी कम होगी, यानी इनिशियल जो होती है काइनेटिक एनर्जी वो हमेशा फाइनल से ज्यादा होगी, यानी इसमें कुछ एनर्जी का लॉस होगा। ठीक है। जैसे मान लिया दो बॉल है, ठीक है। जब हमने इनको मान लिया M1 और M2 की हैं, जब हमने इनको हिट किया तो क्या हुआ, एक दूसरे से क्या आ गई, तो जो इनइलास्टिक कोलिजन में एक दूसरे के साथ जो बॉडी है वो स्टिक हो जाती है, स्टिक होने के बाद दोनों साथ में मूव करती हैं। ठीक है। मान लिया फिर उनमें कुछ इस टाइप से डिफॉर्मेशन हुआ और बाद में स्टिक होके ही बाद में चली, यानी वो इस टाइप से फिर वो मूव करेंगी दोनों साथ में। ठीक है। जिनकी स्पीड एक ही होगी v। ठीक है। सेम स्पीड के साथ चलेंगी फिर वो M1 एंड M2। ठीक है। तो ये आ जाएगा। तो यहाँ पे अब देखो काइनेटिक एनर्जी इसमें कंजर्व क्यों नहीं हुई, जब दो मास M1 और M2 थे, ठीक है, जिस काइनेटिक एनर्जी से हमने इनको क्या किया, कोलिजन करवाया। ठीक है। जब ये यहाँ पे डिफॉर्म हुई, इनमें क्या आया, डिफॉर्मेशन। जब डिफॉर्मेशन आया उस डिफॉर्मेशन में कुछ एनर्जी लॉस हो गई। ठीक है। तो उस डिफॉर्मेशन में एनर्जी लॉस हुई तो मास जो है आपस में क्या एक साथ चल के मूव करने लगे, यानी काइनेटिक एनर्जी इसलिए कंजर्व नहीं हुई क्योंकि कुछ जो काइनेटिक एनर्जी है वो डिफॉर्मेशन में यूज हो गई, यानी बॉडी की जो शेप में कुछ डिफॉर्मेशन आया, उस शेप के डिफॉर्मेशन में जो कुछ एनर्जी है वो यूज होगी। ठीक है। इसलिए जो काइनेटिक एनर्जी है वो सेम नहीं होती। अब जो F एक्सटर्नल है, सिस्टम के ऊपर हम कुछ फोर्स तो लगा नहीं रहे क्योंकि जो दो बड़ी कोलिजन हुआ। अब F एक्सटर्नल क्या है, जीरो। पूरे के पूरे सिस्टम के अंदर F एक्सटर्नल जीरो है। F एक्सटर्नल जीरो है तो हम क्या कह सकते हैं कि जो F फोर्स क्या होता है अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, dp/dt, F एक्सटर्नल इज इक्वल टू dp/dt। अगर ये जीरो आ गया इसका मतलब मोमेंटम भी जीरो, यानी dp भी जीरो आ गया, तो चेंज इन मोमेंटम भी जीरो। ठीक है। तो यहां से मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का क्लियर हुआ। ठीक है। अब इक्वेशन से देखो, जैसे दो मास है M1 एंड M2, इसकी इनिशियल स्पीड है u1, इसकी इनिशियल स्पीड है u2। जब कोलिजन हुआ तो कुछ इस टाइप से ये दोनों स्टिक करके एक साथ सेम वेलोसिटी के साथ मूव करने लगे। ठीक है। ये मास M1 हो गया, ये मास M2 हो गया। ठीक है। तो इनकी इक्वेशन लिखेंगे। पहले क्या करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी तो इसमें है नहीं कंजर्व, तो सिर्फ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, तो P इनिशियल इज इक्वल टू P फाइनल। ठीक है। तो M1 V1 M1 U1 प्लस M2 U2 इज इक्वल टू M1 प्लस M2, क्योंकि दोनों स्टिक होके चल रहे हैं मास, तो M1 प्लस M2 लिखेंगे, इनटू क्या आ जाएगा V। ठीक है। पर ये भी क्या है, परफेक्टली इनइलास्टिक बॉडी है। ठीक है। इनइलास्टिक बॉडी है तभी तो आपस में जो है कोलिजन होने के बाद स्टिक करके एक साथ चल रहे हैं M1 V1। ठीक है। अब इसी में यही क्वेश्चन आ गई परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन की, M1 U1 प्लस M2 U2 इज इक्वल टू M1 प्लस M2 इंटू V। अब इसमें वही कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की बात करते हैं। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन E। अब इसमें क्या होगी E की वैल्यू, अब E इज इक्वल टू, इसमें जो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन की इक्वल नहीं आई, तो इसमें क्या हुआ कि जो वेलोसिटी ऑफ, जो इनका रेशो देखेंगे, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन
बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इसमें क्या आया देखो, अप्रोच इज इक्वल टू किसके इक्वल आया, v2 माइनस v1 बाय u1 माइनस u2। इसमें क्या आया कि जो ये वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन है इस वेलोसिटी ऑफ अप्रोच के इक्वल नहीं आया। ठीक है, इसका मतलब जो परफेक्टली इसमें, इसका मतलब क्या हुआ, जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू वो क्या आई, 0। ठीक है, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के अंदर वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन किसके इक्वल था, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच के इक्वल था, लेकिन इसमें ये नहीं आया। तो इसमें जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है उसकी वैल्यू क्या होगी, 0। और फॉर ए परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के लिए ई की वैल्यू क्या होगी, 1, क्योंकि उसमें वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच दोनों क्या थे, इक्वल। ठीक है, इसलिए उसमें जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है उसकी वैल्यू 1 आई थी। तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन हमें क्या बताता है कि किस टाइप का कोलिजन है। ठीक है, तो वो हमें कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन बताता है। तो आज जो ये वर्क एनर्जी एंड पावर का जो चैप्टर था वो यहाँ पे फिनिश होता है। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर करेंगे चैप्टर नंबर 7। ठीक है, ओके, थैंक यू।